हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मेरी हमारे सीडीपी की ये क्लास है, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी की, साइकोलॉजी की। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट और साइकोलॉजी की क्लास, क्योंकि यहाँ आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो वहाँ 1 या 2 क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक से मिल जाता है आपको। सीटेट में कुछ चीज़ें बिल्कुल फिक्स होती हैं, अगर आप उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए तो आप आराम से 15 नंबर का जो सीडीपी का आता है क्वेश्चन, 15 नंबर तो पेडागोजी का आता है, लेकिन 15 नंबर सीडीपी की थ्योरी से आता है, तो वो कवर हो जाना है। जैसे कि 2 नंबर फिक्स होता है, 2 क्वेश्चन जीन प्याजे से, हमने वो डिस्कस कर लिया है। आज हम कोहल वर्ग देखेंगे। कोहल वर्ग से भी हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे सीटेट एग्ज़ाम में। सीटेट के साथ साथ आप किसी भी टेट का एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पर भी इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बहुत आसान टॉपिक है, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानेंगे और सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन सारे टॉपिक्स का बेनिफिट मिल सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। हम अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। कोहलबर्ग की सबसे पहले बात कर ली जाए, कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे। तो कई बार डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन स्टेट लेवल का जो होता है, जैसे किसी भी आप स्टेट का टेट एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, जीन प्याजे कहाँ से संबंधित थे, या कोहलबर्ग या बंडूरा ये कहाँ से संबंधित थे, कहाँ से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर कोहलबर्ग को हम देख रहे हैं, तो कोहलबर्ग ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। अब इनकी जो थ्योरी है उसे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, अर्थात मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है कोहलबर्ग की थ्योरी को। इन्होंने नैतिकता की बात की थी। कोहलबर्ग जीन प्याजे के जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी थी उससे बहुत प्रभावित थे, और उसी के बेस पर इन्होंने अपनी थ्योरी को दिया हुआ था, अपनी नैतिक विकास के सिद्धांत को इन्होंने जीन प्याजे के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से प्रभावित होकर दिया था। तो ये भी अच्छा पॉइंट बन सकता है कभी एग्ज़ाम में कि कोहलबर्ग किससे प्रभावित थे, तो यह जीन प्याजे से प्रभावित थे। अब सबसे पहले नैतिकता की बात की जाए, इन्होंने सबसे पहले अपनी थ्योरी में नैतिकता को बताया है, नैतिकता को डिफाइन किया है कि व्हाट इज़ मॉरलिटी। तो व्हाट इज़ मॉरलिटी, इसे जानने की हम पहले कोशिश करते हैं, उसके बाद ही आपको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी समझ में आएगी। तो मॉरलिटी की बात की जाए, बिल्कुल एक सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन अगर मैं करूं, एक साधारण शब्द में बताया जाए तो क्या होता है मॉरलिटी, मतलब नैतिकता। ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है। पहली बात तो मतलब नैतिकता जो है ये बिल्कुल हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक तरह का आपको नैतिकता एक 2 व्यक्तियों में दिखे, तो ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर सही और गलत में डिफरेंस करके डिसीज़न लिया जाता है। तो बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये कॉन्सेप्ट होता है नैतिकता या मोरालिटी, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके बेसिस पर सही और गलत का में हम डिफरेंस करते हैं और डिसीज़न ले पाते हैं क्या सही है और क्या गलत है। ये डिसीज़न हमें मोरालिटी ही सिखाती है लेना। अब यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। नैतिकता से तात्पर्य समाज के नियमों, मान्यताओं व अपेक्षाओं के अनुरूप संपन्न किया गया आचरण ही नैतिकता है। तो वही है जो भी हम अपनी सोसाइटी से हम लेते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, नैतिकता कहलाती है। वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, तो ये बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें मोरालिटी होती है या नहीं होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। तो यहाँ पर भी यही सीधे सीधे लिखा है कि नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, मतलब मोरालिटी बच्चा अपने समाज से ही सीखता है।
इसी सामाजिक परिवेश में सीखा या अर्जित किया जाता है। प्याजे की तरह कोहलबर्ग ने भी पाया कि नैतिक विकास कुछ अवस्थाओं में होता है, कुछ स्टेजेस में यह डेवलप होता है। कोहलबर्ग ने पाया कि यह अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। 20 साल तक बच्चों के साथ एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद कोहलबर्ग इन निर्णयों पर पहुँचे। तो कोहलबर्ग ने 20 साल तक के बच्चों पर एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्हें कुछ उलझनों में, कुछ सवालों में उलझाया। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नैतिकता जो है यह कुछ विशेष अवस्थाओं में होता है, नैतिकता का विकास कुछ विशेष अवस्थाओं में होता है। तो अब जो बच्चों का साक्षात्कार लिया था और उन्होंने क्या समझा, ये चीज़ें आगे हैं। इन साक्षात्कारों में बच्चों को कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाई गई जिनमें कहानियों के पात्रों के सामने कई नैतिक उलझनें थी। तो जब भी कोहलबर्ग का नाम आता है तो एक इनका बेहद ही, इन्हीं के साथ मोरल डायलेमा शब्द जुड़ा हुआ है। डायलेमा का मतलब ही क्या होता है? दुविधा होता है। तो एक बेहद ही फेमस स्टोरी, इन्होंने 11 तरह की कहानियों को बच्चों को सुनाया, बच्चों को दिखाया और उसके बाद उसमें जो उलझनें थी उन कहानियों में, वो उसका जवाब बच्चों से पूछा। तो जो इन्होंने 11 तरह की कहानियाँ सुनाई बच्चों को, उनमें जो सबसे लोकप्रिय इनकी कहानी थी वो डायलेमा कहानी थी, हाइंज डायलेमा कहानी थी। हाइंज नामक एक व्यक्ति था, उसकी स्टोरी बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस स्टोरी को अब हम देखेंगे कि इन्होंने बच्चों को क्या दुविधाएं दी थी। डायलेमा का सीधे सीधे अर्थ देखा जाए तो वह दुविधा होता है। तो यह इनकी सबसे लोकप्रिय दुविधा स्टोरी क्या थी? एक व्यक्ति था जिसका नाम हाइंज था, इसकी वाइफ को कैंसर हो गया था। इसकी वाइफ बहुत बुरी स्थिति में थी, मरने की कगार में थी। यह हॉस्पिटल व्यक्ति जो हाइंज है वह अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में ले जाता है, डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि एक ही बस रास्ता है आपकी बीबी को बचाने का, आपकी वाइफ को बचाने का। यहाँ एक पास में ही मेडिकल स्टोर की शॉप है, एक फार्मासिस्ट है जिसने अभी अभी हाल ही में इस कैंसर की दवा बनाई है और वो दवा सिर्फ उस केमिस्ट के पास ही है। तो अगर आप उस दवा को ला लोगे तब आपकी वाइफ को बचाया जा सकता है। हाइंज क्या करता है? वो जाता है उस फार्मासिस्ट के पास। उस फार्मासिस्ट के पास जाकर सिर्फ और सिर्फ वो दवा उसी के पास रहती है और उसने बिल्कुल हाल ही में उसका एक्सपेरिमेंट, उस दवा का आविष्कार किया रहता है। तो जब वो हाइंज जाता है उस फार्मासिस्ट के पास, उससे वो दवा मांगता है, तो वो फार्मासिस्ट क्या करता है? उस दवा को 10 गुना ज़्यादा दाम का बताता है, 10 गुना ज़्यादा पैसे हाइंज से मांगता है उस दवा के बदले। हाइंज के पास इतने पैसे नहीं थे, उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, अपनी बीवी की कंडीशन को बताया और दवा उससे मांगी, फिर भी वो फार्मासिस्ट वो दवा उसको देने को तैयार नहीं था। तब हाइंज क्या करता है? वह सोच में पड़ जाता है, दुविधा में पड़ जाता है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ उसकी वाइफ है जो कि मरने वाली है, अगर वो दवाई उसको ना मिली तो वो उसकी वाइफ मर जाएगी, और दूसरी तरफ ये फार्मासिस्ट है जो किसी भी हाल में उसको दवा देने को तैयार नहीं है। हाइंज के पास पैसे भी नहीं है। तीसरी दुविधा ये है कि वो जितना पैसा मांग रहा है फार्मासिस्ट, उतना उसके पास पैसा भी नहीं है। हाइंज क्या करता है? वो ये सारी उलझनों में उलझा रहता है। फिर अंत में वो सोचता है कि जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो चाहे जिस तरह से हो। हाइंज रात में जाता है उस मेडिकल शॉप की दुकान में और वो दवा चोरी करके ले आता है और अपनी वाइफ को खिला देता है। इससे क्या होता है? उसकी वाइफ की जान बच जाती है। तो इस तरह से बहुत से सवाल हाइंज के मन में थे, जो कि कोहलबर्ग ने वही सवाल बच्चों से पूछा कि हाइंज ने ये जो किया वो सही किया या नहीं किया। यही पूरी चीज़ इस स्टोरी में लिखी हुई है। यहाँ पर क्या होता है, वो पूरी ये स्टोरी है, वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए क्या करता है? दवाई चुरा लेता है हाइंज। यह कहानी पढ़ने के बाद जिन बच्चों से साक्षात्कार लिया गया, उन्हें नैतिक दुविधा पर बनाए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। तो इस स्टोरी के बेस पर कोहलबर्ग ने जो कुछ
मोरल डायलेमा से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाया था वो उन बच्चों से करते हैं जिनका वो इंटरव्यू लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या था। ऐसी स्थिति जहाँ पहली बात तो मोरल डायलेमा होता क्या है, मतलब नैतिक दुविधा क्या होता है ये जान लीजिए, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम में सीधे सीधे ये थ्योरी पूछ लेती है व्हाट इज़ मोरल डायलेमा। तो मोरल डायलेमा या नैतिक दुविधा हिंदी में जिसे कहते हैं, यह ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर आपके सामने बहुत सी डायलेमा हो, बहुत सी कन्फ्यूजन्स हों, बहुत सी प्रॉब्लम्स हों और उनमें से आपको एक राइट डिसीज़न लेना हो, एक सही डिसीज़न लेना हो। तो यही कंडीशन क्या कहलाती है, मोरल डायलेमा कहलाती है। अब जो क्वेश्चन उस दिमाग में कोहलबर्ग ने जो क्वेश्चन बच्चों से किया था मोरल डायलेमा से रिलेटेड, वो ये है कि क्या हाइंज को वो दवाई चुरा लेनी चाहिए थी, मतलब कि दवाई चुराना सही होता है, चोरी करना सही होता है, हमें मोरलिटी में ये तो नहीं सिखाया जाता। तो वो बच्चों का जवाब जानना चाहते थे कि क्या हाइंज ने दवाई जो चुरा ली वो सही था, क्या चोरी करना सही है या गलत है और क्यों। दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन था कोहलबर्ग का कि क्या यह एक पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए। चौथा क्वेश्चन ये था कि क्या दवाई बनाने वाले को हक है कि वो दवाई के इतने पैसे मांगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके, क्यों और क्यों नहीं। तो ऐसे कुछ दुविधाजनक क्वेश्चंस कोहलबर्ग बच्चों से करते हैं और उनकी मोरलिटी को चेक करते हैं, उनकी नैतिकता को चेक करते हैं। ये सारी जो दुविधाएं थी, सारे सोच विचार हाइंज के मन में थे, यही क्या कहलाते हैं, यही कहलाते हैं मोरल डायलेमा। अब इसके बाद हाइंज ने दवा को चुरा लिया, मतलब उसने एक डिसीज़न को ले लिया, अब वो सही था या गलत था, लेकिन वो इतनी सारी दुविधाओं के बीच उसको यही लगा कि वाइफ की जान से बढ़कर चोरी नहीं होती है, मतलब चोरी अगर चुरा लिया तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर वाइफ की जान चली गई तो वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। तो उसको लगा कि चोरी करना सही है जीवन बचाने के लिए। तो इसी को क्या कहेंगे, मोरल रीजनिंग कहेंगे, नैतिक तर्कणा कहेंगे। यह नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व माना जाता है। दुविधा के बाद तर्क के आधार पर सही निर्णय इसके अंतर्गत लिया जाता है, जो सही डिसीजन लिया जाता है वही क्या कहलाती है, मोरल रीजनिंग कहलाती है। तो कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी के अंतर्गत, अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंतर्गत दो चीज़ों की बात की है, एक मोरल डायलेमा और दूसरी मोरल रीजनिंग। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। ये स्टोरी आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन स्टोरी इसलिए जानना ज़रूरी था ताकि आप मोरल डायलेमा के कॉन्सेप्ट को समझ सकें या मोरल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो यहाँ से सीधे सीधे मोरल, व्हाट इज़ मोरल डायलेमा, व्हाट इज़ मोरल रीजनिंग, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, या थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि ये मोरल डायलेमा की प्रोसेस है या मोरल रीजनिंग की। अब आ जाते हैं हम कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की जो स्टेजेज हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट की स्टेज की बात की जाए तो बेसिकली इन्होंने 3 स्टेज दिए हैं, लेकिन उन तीनों स्टेजेस में हर एक स्टेज के 2 सब स्टेज हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कुल 6 स्टेजेस हैं कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे ऑप्शन में जो रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको टिक करना है। अगर स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट में 3 दिया है तो 3 टिक मारिएगा, 3 नहीं दिया है, 6 दिया है तो 6 मारिएगा, क्योंकि 3 स्टेज हैं और जो 6 इसको सबको मिला के 6 सब स्टेजेज हैं। तो इस तरह से पूरा ओवरऑल देखा जाए तो 3 स्टेज और उसके अंतर्गत 2-2 उनके सब स्टेजेस में डिवाइड किए गए हैं। तो ये आपको इमेज भी दिख रहा होगा। पहला जो स्टेज है वो प्री कन्वेंशनल लेवल है, दूसरा स्टेज जो है वो कन्वेंशनल लेवल है और तीसरा स्टेज जो है वो क्या है, वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। तो इस तरह से जो 3 मेन स्टेजेज हैं कोहलबर्ग के। अब इसके बाद इन तीनों स्टेज के 2-2 सब स्टेज हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, प्री कन्वेंशनल के 2 स्टेज और उसके बाद कन्वेंशनल के 2 स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल के 2 स्टेज। तो इस तरह से 6 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है कोहलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट को। अब आगे हम इन सभी स्टेज को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है।
कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत या स्टेज थ्योरी भी कहा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जानने के लिए। कई बार स्टेज थ्योरी के नाम से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को क्या कहा जाता है, मोरल डेवलपमेंट को क्या कहा जाता है, स्टेज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने संपूर्ण नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो कई बार 6 और कई बार 3 लिखा रहता है, ओवरऑल तो 6 ही स्टेज हैं देखा जाए तो, और इन्हें सार्वभौमिक माना है। कोहलबर्ग का कहना है कि बच्चा इन्हीं 6 स्टेज से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, कोई और अलग प्रोसेस नहीं होता है। मतलब इसे ही इन्हीं 6 स्टेज को कोहलबर्ग ने यूनिवर्सल माना है, सार्वभौमिक माना है कि इन्हीं स्टेजों के तहत ही बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होता है। सार्वभौमिक का यहाँ तात्पर्य यह है कि कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्थाओं से होकर ही अवश्य गुजरता है। यहाँ पर होकर रहेगा, थोड़ी हिंदी मिस्टेक है, वो चीज़ें ध्यान रखिएगा, समझ लीजिएगा। थोड़ा सा अभी हिंदी टाइपिंग में है दिक्कत। नैतिक विकास की ये अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक अवस्था में बच्चे की तर्क शक्ति पहले से नए प्रकार की होती है। तो कोहलबर्ग पहली बात तो यही कहते हैं कि सारा जो स्टेज 6 स्टेज है, सारे बच्चे का विकास इन्हीं 6 स्टेज के अंतर्गत ही होता है। मतलब इन 6 स्टेजों से होकर बच्चा अवश्य गुजरता है। नैतिक विकास की ये अवस्था एक निश्चित क्रम में, मतलब सारे क्रम एक दूसरे के बाद ही आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई क्रम पहले आ जाता है किसी बच्चे में या कोई प्रोसेस किसी बच्चे में बाद में आ जाता है। इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। कोहलबर्ग कहते हैं ये जो स्टेजेज हैं ये बिल्कुल इसी स्टेज में है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। इसी क्रम में बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होता है। प्रत्येक अवस्था में बच्चे की जो तर्क शक्ति होती है वो पहले से नए प्रकार की होती है, मतलब पहले से ज़्यादा डेवलप होता है उसमें तर्क की, सोचने की, रीजनिंग की एबिलिटी। कोहलबर्ग के एक सहयोगी डाइल्यूट ट्यूरियल हैं, उनका मानना है कि एक बच्चा प्रायः नैतिक विकास की एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में प्रविष्ट होता है। तो मतलब एक सीढ़ियों की तरह समझ लीजिए। इन्होंने बताया कि पहले बच्चा छोटी सीढ़ी में, फिर उसके ऊपर उससे बड़ी सीढ़ी में, तो इस तरह से एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में ही प्रवेश करता है। परंतु सभी बच्चे 6 अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते। कोहलबर्ग ये भी कहते हैं कि सभी बच्चा गुजरता तो इन्हीं 6 स्टेजेस के अंतर्गत ही है, लेकिन जो सबसे लास्ट 6ठी स्टेज है, जो कि सबसे हाईएस्ट स्टेज मानी जाती है, इस स्टेज में मोरल डेवलपमेंट के इस स्टेज में बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो नैतिकता की बिल्कुल हायर स्टेज होती है, वहाँ पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, ऐसा कोहलबर्ग का मानना है। अतः नैतिक तर्क शक्ति या नैतिक चिंतन के आधार पर बालकों में व्यक्तिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन इन्होंने 2-2 अवस्थाओं को एक साथ रखकर उनके 3 स्तर बना दिए हैं। तो 3 स्टेजेज या 6 स्टेजेज कह लीजिए, इस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। 3 तो स्तर हैं उनके, लेकिन उन तीनों के 2-2 चरण होके 6 बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी ऊपर अपनी इमेज में देखा था प्री कन्वेंशनल पीरियड, जिसे हिंदी में पूर्व परंपरागत स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व परंपरागत स्तर। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश कर रही हूँ एक्सप्लेन करने की, ताकि दोनों ही लैंग्वेज वाले बच्चों को समझ में आ जाए। प्री कन्वेंशनल या पूर्व परंपरागत स्टेज की बात की जाए तो इसकी आयु जो है, इसमें किस वर्ष तक के बच्चों को कोहलबर्ग ने सम्मिलित किया है, तो 4 से 10 वर्ष की आयु तक वाले बच्चे प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आते हैं। पूर्व परंपरागत या इसी को प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कहते हैं। अब इसके जो 2 सब स्टेजेज हैं पूर्व परंपरागत के, एक तो है आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरा क्या है? अहंकार की अवस्था। पहला क्या है? स्टेजेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट और दूसरा क्या है? स्टेज ऑफ ईगो। तो स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट एंड स्टेज ऑफ ईगो, इसके अंतर्गत 4 से 10 वर्ष की आयु वाले बच्चे आते हैं। अब सबसे पहले बात किया जाए दंड एवं आज्ञाकारिता की, मतलब आज्ञा एवं दंड की अवस्था,
तो नैतिक विकास की शुरू की अवस्था में दंड को ही बच्चे की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है। बच्चा यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन अनिवार्य है। जो इस स्टेज में बच्चा होता है, यहाँ पर बच्चा नैतिकता को दंड से जोड़ लेता है, पनिशमेंट से जोड़ लेता है। बच्चे को ऐसा लगता है, बच्चा मतलब जो भी अच्छे व्यवहार करता है, जो भी नैतिकता दिखाता है, वो इस डर से करता है कि उसे पनिशमेंट दिया जाएगा अगर वो ऐसा नहीं करेगा। तो ये कहा जाए सीधे सीधे कि ये स्टेज जो है, इसमें किसी भी कार्य या व्यवहार की नैतिकता को बच्चा उसके भौतिक परिणामों के रूप में करता है। तो ये है यहाँ पर बच्चा कुल मिला के यहाँ पर दंड से दूर रहने के लिए वो अच्छे व्यवहार को करता है, सीधे सीधे समझिए। इसीलिए इस स्टेज को क्या कहा गया है, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। तो ये स्टेज सीधे सीधे पूछ लेता है कि ये स्टेज किस एज के अंतर्गत आता है या कोहल वर्ग के किस स्टेज के अंतर्गत आ गया आज्ञावह दंड की अवस्था। तो ये प्री कन्वेंशनल पीरियड के अंतर्गत और 4 से 10 वर्ष के बच्चे की ये क्वालिटी होती है। अहंकार की अवस्था देखा जाए, स्टेज ऑफ ईगोसेंट्रिक। तो इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, इस अवस्था में आकर बच्चे के चिंतन का स्वरूप बदल जाता है। बच्चे के कोई उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह झूठ भी बोलता है। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ कि बच्चा अपने आप को ही सर्वोपरि समझने लगता है। अब क्या करता है, उससे अगर झूठ बोलने से खुशी मिल रही है या झूठ बोलने से उसका कोई काम हो जा रहा है तो वह झूठ बोलना ही नैतिकता समझने लगता है। वह झूठ बोलता है, अब उससे चाहे जो हो, बस उसका काम पूरा होना चाहिए। अगर भूख लगी है और चुरा कर वह कुछ खा लेता है तो वह इसे गलत नहीं समझता है, वो इसे नैतिकता ही समझता है। तो वह इन क्रियाओं को नैतिक आचरण ही समझता है। नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार बालक का अहंकार होता है। तो सीधे सीधे समझिए, इस स्टेज में बच्चा सर्वोपरि मतलब खुद को ही सब कुछ मानता है। खुद जो वो करता है उसे लगता है वही सही है, चाहे उसके लिए उसे चोरी करना पड़े या झूठ बोलना पड़े, वही उसको नैतिकता लगती है कि वही नैतिक व्यवहार है उसका। अब दूसरा स्टेज कोहल वर्ग का जो है वो है कन्वेंशनल पीरियड या पारंपरिक स्तर, हिंदी में जिसे बोला जाए तो, या फिर साधना, और हिंदी में जाया जाए तो इसे साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता स्टेज कहा जाएगा। तो ये था पारंपरिक स्तर या कन्वेंशनल पीरियड। इसमें 10 से 13 वर्ष तक की आयु का बच्चा आएगा। तो ये एज भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे ऊपर हमने 4 से 10 वर्ष तक के बच्चे को देखा। कन्वेंशनल पीरियड में 10 से 13 वर्ष की आयु के बच्चे आएंगे। अब इसके जो सब स्टेजेज हैं वो एक है प्रशंसा की अवस्था और दूसरा क्या है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन की बात की जाए तो इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, आप बच्चे को देखे होंगे, कई बार बच्चा दूसरों की तारीफ़ पाने के लिए बहुत अच्छे व्यवहार करने लगता है कि लोग उसकी तारीफ़ करें। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे का पूरा फोकस रहता है कि उसकी प्रशंसा की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, इसलिए वो अच्छे काम करता है। तो इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। तो बच्चा वही काम इस स्टेज में अच्छा मानता है जिसको करने से लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। अब वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो, लेकिन उसके दोस्त, उसके आसपास, उसके परिवार के लोग अगर उस काम को करने के बाद उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, तो बच्चा समझता है कि ये नैतिक व्यवहार है और ये अच्छा काम है। तो इसे ही क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन कहते हैं। इसी में कॉन्सेप्ट आता है, सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, बिल्कुल सीधे सीधे से ये क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कोहल वर्ग के किस स्टेज के अंतर्गत
बच्चे में ये प्रॉपर्टी होती है। तो गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन यह दूसरे स्टेज के अंतर्गत आता है, कन्वेंशनल पीरियड के अंतर्गत आता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा बच्चा जाहिर करता है, मतलब वो अच्छा बनने की कोशिश, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा, प्रशंसा पाने के लिए। तो सीधे सीधे ये स्टेज पूछती है कि गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कोहल वर्ग की किस स्टेज के अंतर्गत आता है। तो सेकंड स्टेज कन्वेंशनल पीरियड के अंतर्गत ये ओरिएंटेशन बच्चे में आता है। इसी का जो सेकंड चौथा वाला हो गया सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, मतलब स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। नैतिक विकास की यह उपावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोहल वर्ग के अनुसार समाज में ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसीलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। इस अवस्था में पहुंचकर स्वयं यह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक कहता है। तो अभी तक तो हमने क्या देखा ऊपर, इससे पहले के स्टेजेस में, इससे पहले की सब स्टेजेस में, कि बच्चा वही काम अच्छा मानता था जिसमें उसको खुशी मिलती थी या जिससे में लोग उसकी तारीफ करते थे। अब वो काम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जैसे बच्चा भूख लगी है तो चोरी करके वो खा लिया तो वो अच्छा मानता था। तो ये चीज़ें इससे पहले बच्चे को मतलब नैतिक या अनैतिक पता नहीं था कि क्या नैतिक होता है क्या अनैतिक चीज़ें होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम के अंतर्गत आता है, इस स्टेज के तहत आकर हमने यहाँ पर ये देखा कि इस अवस्था में पहुंचकर बच्चा अब समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य जो है वह अनैतिक होता है। मतलब अगर हम समाज के विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं तो वो गलत होगा, वो सही नहीं होगा। अब यहाँ पर आके बच्चा नैतिक और अनैतिक के बीच डिफरेंस को जान लेता है। जो कोहल वर्ग की लास्ट स्टेज, थर्ड वाली स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल, ये 13+ आयु वाले बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। हिंदी में बात की जाए तो इसे उत्तर पारंपरिक अवस्था या उत्तर पारंपरिक स्तर कहेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसको उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर भी कह लिया जाता है। इसके भी 2 सब स्टेजेज हैं। पांचवा है सामाजिक समझौते की अवस्था, मतलब स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस स्टेज में क्या होता है, बालक यह मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। इस वजह से हमारा दायित्व बनता है हमारे समाज के प्रति कि हम उनका पालन करें। तो यहाँ बच्चा थोड़ा और समझदार हो जाता है। अब वो समझने लगता है कि हमें सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि समाज हमारी भलाई ही चाहेगा, हमारी बुराई नहीं चाहेगा। तो जब समाज हमारी भलाई चाहेगा तो समाज के प्रति हमारे भी कुछ अपने उत्तरदायित्व बनते हैं उनके नियमों का पालन करने की। अब जो सबसे लास्ट स्टेज हो जाती है कोहल वर्ग की, कोहल वर्ग इस स्टेज के बारे में कहते हैं कि इस स्टेज में बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं। ये 6वीं स्टेज होती है, मतलब ये नैतिकता का हाईएस्ट लेवल हो जाता है ये स्टेज, जिसे कि सार्वत्रिक नैतिकपरक सिद्धांत भी कहा जाता है। लिखा हुआ है यहाँ विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्शियंस या सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन, मतलब यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो ये सबसे लास्ट स्टेज लेकिन सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। यह उच्चतम सामाजिक स्तर का उच्चतम अवस्था मतलब हाईएस्ट स्टेज होती है जहाँ किशोरों में सार्वत्रिक नैतिक नियम की नैतिकता बरकरार रहती है। तो ये सबसे हाईएस्ट स्टेज यहाँ बच्चे का बता रहे हैं ये कि यहाँ किशोर दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करता है। तो यहाँ बच्चा किसी दूसरे के विचार को नहीं मानता है, वो अपने
इंटरनल स्टैंडर्ड्स को मानता है, अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप ही बिहेव करता है, नैतिकता को प्रदर्शित करता है। वो अपनी आंतरिक बात को सुनता है और उसके अकॉर्डिंग क्रिया करता है। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल हो जाता है कोहलबर्ग की स्टेजेज का, मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेज का। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये तो था कोहलबर्ग के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कोहलबर्ग की स्टेजेज के बारे में हमने देख लिया है। बाकी हमने बात किया सबसे पहले मोरल डायलेमा की, जो कि कोहलबर्ग ने दिया। मोरल रीजनिंग की बात भी कोहलबर्ग ने किया, ये भी हमने देखी है। ये कहिए तो ये मोरल ऑस्पेक्ट्स हैं, मोरल ऑस्पेक्ट्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैं कोहलबर्ग के मोरल डायलेमा या मोरल रीजनिंग। मोरल डायलेमा मतलब नैतिक दुविधा और मोरल रीजनिंग मतलब नैतिक तर्कणा। तो ये थी दोस्तों हमारी कोहलबर्ग से रिलेटेड क्लास, बेहद ही इम्पॉर्टेंट थी। सारे जहाँ से क्वेश्चन बनते थे हमने वही पॉइंट को डिस्कस किया है, फालतू की चीज़ें कुछ भी इसमें नहीं है। इस वीडियो में सब कुछ इम्पॉर्टेंट ही यहाँ पर है। अगर और कुछ थोड़ा बहुत जाना जाए, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ कोहलबर्ग की थ्योरी, कोहलबर्ग के सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं, तो इनके सिद्धांत की ऐसे सुन लीजिए, इसमें मेंशन नहीं हो, वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बनता है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ आपको कि लिमिटेशन इनकी क्या है। कोहलबर्ग की थ्योरी की सबसे प्रमुख सीमा यही है कि इसमें वास्तविक व्यवहार की अवस्था की अपेक्षा तार्किकता पर अधिक ध्यान दिया गया है। तो यहाँ इन्होंने तार्किकता पर ज़्यादा फोकस किया है, बशर्ते कि जो बच्चे का वास्तविक व्यवहार है उस पर कम इन्होंने फोकस किया हुआ है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो ऐसे ही है, जहाँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। हमारे काम की चीज़ जो थी वो हमने देख ही लिया है। वीडियो कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर। इसके बाद हम इन सभी जो भी टॉपिक हैं, जैसे कि जीन पियाजे हो गया, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की या बंडूरा, ऐसे सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हुए हैं, सी टेट, यूपी टेट, पी टेट, हरियाणा टेट, कहीं के भी किसी भी स्टेट के टेट में इन सभी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बने हैं हम वो सारे एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो अगर कहीं पर भी आपको इन सब जगह पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो क्वेश्चन के माध्यम से भी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, हम उन क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके बाद जल्दी ही आपको जीन पियाजे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिल जाने हैं, जितने भी क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं जीन पियाजे से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्ज़ाम में। तो इसी तरह से एक एक वीडियो आपको क्वेश्चन पर भी बेसिस आते रहेंगे। तो ये सारे वीडियो इम्पॉर्टेंट है, सारे वीडियो देखा करिए, इनकी नोट्स बनाइए या जैसे भी आपको तैयार हो पाए तैयार करिए। ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो बिल्कुल श्योर है कि सीटेट एग्ज़ाम में जो 15 नंबर थ्योरी से आते हैं सीडीपी के, वो आपके पूरे मिलने हैं। 12 से 13 नंबर तो पूरा मिल जाना है। एक या दो क्वेश्चन ही इधर उधर से आता है, बाकी सब फिक्स रहता है सीटेट एग्ज़ाम में। तो सारी चीज़ें यही है कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता हमें, लेकिन एक प्लान के तहत पढ़िए कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, किन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, हमें वो सारी चीज़ें फोकस करनी होंगी उन सारे टॉपिक्स पे, तब आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी पास तो सभी हो जाते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम फिर से मिलते हैं। वीडियो अच्छा लग गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो लगा कैसा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, और अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी समझ में आए चीज़ें, अच्छी चीज़ें मिलें उन्हें भी आपके साथ साथ। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।